Namaste and welcome to the very first Facebook Live session of Ayur Deepak, Aram Ayurved and Panchakaram Clinic. We apologize for the delay because it is the first Facebook Live session, so we were trying really hard to go live, but because of the first experience we got a little late. So thank you for your patience. I am Vaidya Soumya and I am your host and the speaker for today's live. Thank you for taking your time out to join in today. You can drop your questions in the comments and we will be answering you shortly. Without any further delay, let me introduce you to my co-host and the speaker, Vaidya Gaurav Avasthi. Hello. We both will be answering your questions related to the health in this Facebook Live. Our inbox has been flooded with loads of questions, and so let's get started. Moving to the first question. Our first question is from Miss Camilla जलपाईगुड़ी. पंचकर्म क्या है, इसमें क्या करते हैं? बेसिकली जो पंचकर्म है ये आयुर्वेद में जो दो टाइप के मेन ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं, शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा. शमन चिकित्सा हम तब करते हैं जब एक पेशेंट की कोई डिजीज होती है, भी जल्दी क्रिएट हुई होती है और बहुत सीवियर डिजीज नहीं होती है. ऐसी कंडीशन में हम लोग शमन चिकित्सा करते हैं. इसमें बेसिकली क्या करते हैं, पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसको ओरल ट्रीटमेंट देते हैं, वो मेडिसिन खाता है और धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं. पर जब बहुत क्रॉनिक डिजीज होती है और डिजीज काफी पुरानी हो जाती है, काफी ज्यादा सीवियरिटी उसकी बढ़ जाती है, ऐसी कंडीशंस में हम लोग पंचकर्म के लिए करते हैं. पंचकर्म में बेसिकली बॉडी को प्यूरिफाई करने का, डिटॉक्स करने का एक सबसे अच्छा मेथड है, नेचुरल वे है. बहुत बार ऐसा होता है कि पंचकर्म के लिए हमारे पेशेंट्स आते हैं कि हमें पंचकर्म कराना है, पर हम उनका पंचकर्म नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर नहीं होती उस टाइम पे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें किन पेशेंट्स में पंचकर्म करना चाहिए, किन में पंचकर्म नहीं करना चाहिए. चलिए, जब हम बात पंचकर्म की करेंगे तो पंचकर्म में बेसिकली 5 थेरेपीज हैं: वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्त मोक्षण. अब ये जो थेरेपीज हम किन में कौन सी थेरेपी करेंगे ये डिपेंड करता है उस टाइम उसके बॉडी में कौन से दोष की वृद्धि हुई है, क्योंकि जो आपका दोष आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग पंचकर्म हम डिसाइड करते हैं. बेसिकली बॉडी में 3 दोष हैं: वात, पित्त, कफ, जो हमारी बॉडी के लिए तीनों इंपॉर्टेंट हैं. पर अगर ये जो अपनी नॉर्मल इनकी जो लिमिट्स है उसके ऊपर बढ़ते हैं तो ये डिजीज क्रिएट करते हैं. तो अगर आपके में वात की वजह से कोई डिजीज क्रिएट होती है तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग वस्ति करते हैं. नेक्स्ट, अगर पित्त की वजह से कोई डिजीज क्रिएट होती है तो हम लोग विरेचन और रक्त मोक्षण करते हैं. और इसके बाद अगर कफ की वजह से कोई डिजीज आपकी बॉडी में क्रिएट होती है तो उसमें हम नस्य और वमन कराते हैं. इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो दोष बहुत ज्यादा एग्रीवेट हुए हैं उनको हम एक काफी लेवल तक कम करते हैं. उसके बाद जो दोष बचते हैं उनको हम लोग ओरल ट्रीटमेंट के थ्रू स्पेसिफाई करते हैं. एक्चुअली देखिए, सारी जितनी भी थेरेपीज हैं सबके पूरे मेथड्स काफी डिफरेंट हैं. वस्ती बेसिकली जो होता है वार्ड डिजीज में करते हैं. इन सब में एक कॉमन चीज है कि जो प्री प्रोसीजर और पोस्ट प्रोसीजर होता है वो लगभग सभी पंचकर्म का कॉमन होता है. वमन और विरेचन का ऑलमोस्ट बिल्कुल ही सेम है. इसके अलावा पंचकर्म बहुत सारी एलाइड थेरेपी जैसे शिरोधारा, षष्टिक शाली पिंडस्वैत, जानुवस्ती, कटिवस्ती, ये लोकल थेरेपीज होती हैं जो कहीं आप किसी लोकल पार्ट पे करते हैं हम लोग. इसके भी काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. तो एक्चुअली पंचकर्म में 5 जो मेन थेरेपीज हैं मैंने आपको बताई: वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्त मोक्षण. उसके अलावा बहुत सारी एलाइड थेरेपीज हैं जिनसे आप बेनिफिट्स ले सकते हैं. इसके लिए आपको अपने आप पास के किसी नजदीकी वैद्य से मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उनके ऑब्जर्वेशन में ही आपको ये सब कराना चाहिए. ओके मैम, थैंक यू. Okay, that's really interesting. So let's move on to the next question. The next question that I'll be taking is by Miss Khushi from Delhi. So the question is, are mental health and emotional health the same? Well, not exactly.
there are a lot of components, a lot of elements of mental health, and emotional health is one of those. So if we consider into the root meaning of those two terms that you have asked, so if we go into detail, the origin of emotion, the term emotion is Latin, and its meaning is move out. So the meaning itself says that the tendency of arousal is something that is related to emotions. So emotions is basically what we call as an element of mental health. And if we consider Ayurvedic point of view, so we can consider the Triguna of Man. So Triguna is Sattva, Rajas and Tamas, and Sattva is the basic thing that functions throughout the mind in a positive way, and that is basically required for a good functioning of your mind. So if we consider the answer, if we reach out to the short detail, to the brief of this answer, so it is basically that emotional health is something that is a part of your overall mental health. So that's what I want to say. Okay. Heading to next question. Next question is from Mr. Sahzada, Lucknow. What to avoid eating in winters? विंटर सीजन जो अभी हमारा करंटली चल रहा है इस टाइम पे, एक्चुअली इस सीजन में बहुत ज़्यादा खाने को लेके कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं नहीं, क्योंकि ये सबसे हेल्दीस्ट सीजन होता है हमारे पूरे ईयर में। इस सीजन में हमारी डाइजेस्टिव पावर बहुत अच्छी होती है, तो बेसिकली हम लोग जितने भी फूड आइटम्स होते हैं या वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सभी ले सकते हैं। लेकिन खास चीज़ का ध्यान ये रखना है कि इस टाइम पे वही आपको वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेने हैं जो सीजनल हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आपको इस सीजन में अवॉइड करने की है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आपको ये ठंडा पानी है या ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी है। कोई भी ठंडी चीज़ आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, वो उसकी वजह से आपको और ज़्यादा मतलब वात आपका एक्टिवेट हो सकता है, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको ठंडी चीज़ें नहीं लेनी है। हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस सीज़न में डाइजेस्टिव पावर जो कि हमें बहुत अच्छी होती है, इसलिए हमें फास्टिंग ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अगर हम फास्टिंग करेंगे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि भूख बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को इस टाइम पे। तो खाते रहिए, बहुत लाइट मील लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा खाना खाइए, जितनी आप आराम से आपको डाइजेस्ट हो रहा है, प्रॉपर मील लेनी है आपको, कि बहुत कम खाना है या बहुत लंबा गैप करना है खाने में, ऐसा कुछ नहीं करना है। हाँ, इसके साथ में अगर देखा जाए तो इस सीजन में सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज आपको अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि आपकी डाइट अच्छी होती है, आप अच्छा खाना खाते हैं, तो उसका थोड़ा सा यूज भी करना चाहिए और अच्छी एक्सरसाइज आपको रोज करनी चाहिए। और इस सीजन में आपको दिन में सोना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, दिन में नहीं सोना है। और डाइट में बेसिकली मैंने आपको बताया इस सीजन में बहुत ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप अच्छे से खाना खा सकते हैं, बस बहुत आपको लाइट मील्स नहीं लेनी है। और रात में, हाँ जैसे रात में है तो इस सीजन में रात में दही बिल्कुल अवॉइड करना है, आपको रात में नहीं खाना है आपको स्ट्रिक्टली दही, ठीक है, क्योंकि ठंड की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत है उसमें। बाकी इस सीजन में आप सारे जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शंस हैं आपके पास इस सीजन में, तो आप सब कुछ ले सकते हैं। और बाकी आप लेटते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ठंड वगैरह ना लगे, उससे बचना है बस। ओके, beautifully explained, I think. Heading on to the next question. This question is by Dr. Tanmay from Lucknow, and he asks, what should be the frequency of Panchakarma in a year, especially for dual Prakriti, that is Pitta-Vat or Vat-Pitta individuals? Also for the aforementioned Prakriti type, which order is followed for the Panchakarma therapies? That is, what is followed by what and why? Sir, I think आपको लेना चाहिए ये question. It will be very good. चलिए, थैंक यू तन्मय जी। आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस प्रकृति में कौन सा पंचकर्म करना चाहिए और कौन सा पंचकर्म सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, उसकी ईयर में फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए। तो एक चीज आपको बताऊंगा कि फ्रिक्वेंसी जितने भी पंचकर्म थेरेपीज हमारी हैं, अगर आप एक हेल्थी पर्सन है, मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगा वो सिर्फ अगर आप एक हेल्थी पर्सन है तभी है। अगर किसी को डिजीज है तो उसके लिए पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाता है हर चीज का, ठीक है। अगर आप हेल्थी पर्सन है तो फ्रीक्वेंसी आपके लिए ईयर में एक बार आपको वस्ती, एक बार विरेचन, एक बार वमन और साथ में नष्ट और रक्तमोक्षण आप करा सकते हैं।
कराना ही चाहिए, एक्चुअली करा नहीं सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो इसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। सीक्वेंस सर एक्चुअली देखिए ऐसा है कि अभी हमारी जो कमिंग सीजन है जिसमें हम पंचकर्म कर सकते हैं वो है बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन, ठीक है। ये आपका होली के आसपास आपका होगा। तो इस सीजन में आपको, क्योंकि ये स्प्रिंग सीजन है, इस सीजन में ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में कफ दोष एग्रीवेट होता है, तो हमें कफ का ट्रीटमेंट लेना चाहिए इस सीजन में। तो उसके लिए हम, हाँ जी, जो नेक्स्ट सीजन हमारा आएगा तो उसमें हम कफ को पैसिफाई करने के लिए हम वमन कराना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ में नस्य का भी काफी अच्छा रोल है। तो इस सीजन में जो अभी कमिंग सीजन आ रहा है उसमें आपको वमन कराना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट सीजन होता है पंचकर्म के लिए फेवरेबल, वो होता है वर्षा ऋतु, रेनी सीजन। उस सीजन में आपको वस्ती करानी चाहिए क्योंकि उस टाइम ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में वात दोष बढ़ता है। वो नेचर ऐसा होता है, मौसम ऐसा होता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली बढ़ता है। उसके लिए बहुत ज्यादा ऐसा कोई आपने चीजें की हैं गलत जिसकी बात ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हर किसी में नेचुरली वो थोड़ा सा बढ़ता है। नेक्स्ट उसके बाद जो आएगा शरद ऋतु जो होती है वो हमारे लिए, उसमें पित्त एग्रीवेट होता है नेचुरली हमारी बॉडी में। तो पित्त को कम करने के लिए सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट है वो विरेचन। विरेचन के साथ में रक्त मोक्षण वगैरह भी काफी अच्छा उसमें रोल है। तो आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है, क्योंकि आप जिस सीजन से बाई चांस अगर अभी आपका मान लीजिए स्प्रिंग सीजन में किसी का वमन मिस हो जाता है, वो नहीं करा पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वमन से ही स्टार्ट करना है। आप रेनी सीजन में वस्ती करा सकते हैं डायरेक्टली। और इसके अलावा आपका है क्वेश्चन कि प्रकृति के अकॉर्डिंग कौन सा मतलब पंचकर्म किसको कराना चाहिए। तो सर ऐसा देखिए सर, प्रकृति हमारी वात पित्त या पित्तवात या कफ पित्त जो भी होगी वो एक अलग चीज है, बट बेसिकली हमारी बॉडी जो है वो तीनों दोषों से कॉम्बिनेशन से ही बनी होती है। तो हमें उन तीनों दोषों का ध्यान रखना होता है। तो इसलिए तो वमन विरेचन वस्ती तीनों ईयर जो उनके पर्टिकुलर सीजन है उस सीजन में वो कराने ही चाहिए। अदरवाइज जैसे आपकी मान लीजिए आपने पूछा है वात पित्त पित्तवात प्रकृति, तो वात पित्त प्रकृति है बेसिकली, इसमें आप समझिए कि आपके अंदर वात ऑलरेडी थोड़ा सा बाकी जो दोष दो हैं उनसे बढ़ा हुआ है, तो आपको उसका ज्यादा ध्यान रखना है। तो आपके लिए वस्ती बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसी कंडीशंस में। साथ ही अगर पित्त प्रकृति आपकी है तो मतलब बाकी दोनों दोषों से ज्यादा आपके अंदर पित्त है डोमिनेंट, पित्त के बाद वात है, फिर कफ है। अगर ये सीक्वेंस आपकी है पित्त डोमिनेंट वात और थर्ड लेवल पे आपका कफ है, तो आपके लिए विरेचन सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ में वस्ती का आपको भी करानी चाहिए, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि पित्त को बैलेंस करते करते वात एग्रीवेट ना हो जाए। तो दोनों को हमें ध्यान रखना चाहिए इसके लिए, ठीक है। अगर इसी हिसाब से अगर कफ किसी की डोमिनेंट प्रकृति है तो उसको वमन पे ज्यादा कराना चाहिए। हाँ, सीजनल जो पंचकर्म हमारे मैंने आपको बताया, सीजनल पंचकर्म हर किसी को कराना चाहिए। आपकी प्रकृति क्या है इसका बहुत ज्यादा उसमें रोल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप हेल्थी हैं तो, अगर आप कोई आपको डिजीज है तो उसमें ना कोई सीक्वेंस होती है एग्जैक्टली ना उसके लिए कोई आपके लिए अलग से रूल है। उसमें एक ही रूल है कि आपका जो वैद्य है वो जो डिसाइड करता है, वो आपके अंदर जो दोष देखता है कि वात डोमिनेंट है, पित्त डोमिनेंट है या कफ डोमिनेंट है, तो वो जो थेरेपी आपको बताता है आपको वो करानी है। वहां पे सीजनल पंचकर्म का कोई खास रोल नहीं रहता है। ठीक है सर, आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद माय आंसर। इसका मैम सेकंड पार्ट, काफी लंबा क्वेश्चन इनका है, तो सेकंड पार्ट आप लीजिए। Specifically, the above question is related to the Vat Pitta combined type of food as required by the dual Prakriti individual. Okay, so इसमें इन्होंने ये पूछा है कि जो डुअल प्रकृति मतलब वात पित्त पित्तवात या कफ वात या कफ पित्त, इस तरह के लोगों के हिसाब से कैसा फूड इनटेक होना चाहिए। So I think the predominance of dosh in a prakriti is really important, what we need to consider over here. So if a person is vat dominant person, so for example the prakriti is pitt vat or pitt kaf, vat pitt or vat kaf, so the dominance of vat is there. So the first dosh that should be really be taken care of should be vat, and then the combination of dosh. For example, in vat pitta, vat should be considered first, and then the pitta. So in order to balance the vat dosh inside one's body, the food that should be consumed the food that you should consume should contain ample amounts of ghee, then oil,
These things should be consumed in order to prevent the aggravation of Vata inside your body. Along with this, if we consider food grains, then grains and cereals, the pulses and cereals if we consider, so the less amount of pulses and cereals are recommended in a person of Vata Prakriti. Among veggies, if we say, then even right now we are in a season which contains loads of vegetables in the market, so you can get any kind of vegetables and eat among the seasonal vegetables, mostly greens. Mostly greens are recommended for Vata Prakriti people. Also, if we consider fruits, if you want to go into details about fruits, then the thing should be like more of juicy fruits should be consumed by a Vata Prakriti person. If we consider into avoiding things like the fruits that should be avoided, so the fruits that contain more of pulp, for example banana, then mangoes, these should be avoided by a Vata Prakriti person. So because Vata is basically related to cold, so the things that aggravates cold, mostly the pulpy fruits, have more chances of aggravating cold inside your body, so that should be avoided at any case. Also you should always take warm water to consume throughout the year if possible, but mostly in the season when Vata mostly gets aggravated in rainy season, so you should always take care of these things. Other than that, about milk and milk products, if you are a milk lover, so basically milk is very good for you and you can have it every day according to your digestive capacity, obviously. Then considering into the Pitta Prakriti person, if we talk about Pitta, the food grains and cereals parts that I was talking about, so a Pitta Prakriti person should also consume less of cereals, but more of fruits, mostly the fruits, for example pomegranate, then figs, then amla, then kokum. These things are very good for Pitta people because they contain more of heat inside their body, so obviously they need to manage it by taking more of cold substances. Then among the veggies, a Pitta Prakriti person can go for the vegetables, but according to the potency. Like if a vegetable is cold in potency, then it is good for Pitta people. And if a Pitta Prakriti person is consuming more of garlics and gingers and all these things, so it is really very harmful for them, especially in autumn. Then if we consider curds and all these things, so these things should be mostly avoided by a Kapha Prakriti person. So if a person is having a predominance of Kapha inside their body, so curds, then bakery products, then pastries, portions, these all these things should be avoided by a Kapha person. Among vegetables and fruits, so most of the fruits can be consumed, but according to taste if we consider, so mostly sweet, sour taste should be avoided by a Kapha Prakriti person. And salty also. These three tastes should be avoided. If we say that a particular taste should be avoided by one individual, that does not mean that the person cannot eat even in smaller amounts. If we say avoid, then most of the platter that you have in front of you should contain the taste that balances the predominant dosh, and the other tastes can also be included in your diet, but in very less amounts. And along with that, if we consider cereals and pulses, so pulses and cereals can mostly be taken by Kapha people. Actually, if we consider if we compare the three Prakriti, Vata, Pitta and Kapha, so the predominance of Kapha Prakriti is always like on a brighter side, because they can eat almost everything except the milk and milk products and curd and
these bakery products. Otherwise, they can have more of food grains, they can have more of fruits, they can have more of vegetables that is available, because their digestive capacity is really good and they can digest most of the things easily. But yes, because they have cough inside their body more in more amounts, so that should be balanced at any cost. If we consider the taste, so the sweet, bitter and astringent, these tastes are something that balances the pitta inside your body, so the food should be adjusted accordingly. If a person is pitta predominant, and if a person is vata predominant, then sweet, sour and salty food should be consumed more often, and the spicy foods and bitter foods and astringent foods are good for cough prakriti people in order to balance the cough inside their body. So that is all that I can tell you about diet. However, it is a very vast topic, I think, and this platform is really like a very brief thing, that brief idea that we can give about prakriti and food. But still, I think I have explained many things that you can include in your daily life. Thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अभय गुप्ता, ये सीतापुर से हैं। वमन कराने से सोरियासिस ठीक हो जाता है क्या? बीइंग स्किन हेल्थ एक्सपर्ट, मैं आपको ये अश्योरेंस तो जरूर देता हूँ कि पंचकर्म कराने से जितने भी सोरियासिस में काफी अच्छे इंप्रूवमेंट्स हैं। एग्जैक्टली वमन आपने जो इसमें मेंशन किए यहाँ पे, तो वमन कराने से नो डाउट बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं सोरियासिस में। और ज्यादातर केसेस में ऐसा सोरियासिस में होता है कि हम लोग वमन से स्टार्टिंग करते हैं एक ट्रीटमेंट की। तो ऐसा है कि देखिए, वमन के साथ ही और भी बहुत सारी थेरेपीज जो है हमारी, विरेचन है, बस्ती है, नस्य रक्त मोक्षण, सभी का बहुत अच्छा रोल है। ये डिपेंड करता है कि एक्चुअली देखिए, जो आपने एक सोरियासिस एक डायग्नोसिस बताया है, ये एक मॉडर्न जो है हमारी ट्रीटमेंट की पैथी, एलोपैथी, उसका डायग्नोसिस है। जब हम आयुर्वेद में इसका डायग्नोसिस करते हैं तो हम उसमें यहाँ पे हमें देखना इंपॉर्टेंट होता है कि वात डोमिनेंट है, पित्त डोमिनेंट है या कफ डोमिनेंट है। तो हम उस वहां पे जो दोष आपकी बॉडी में उस टाइम एट टाइम आपकी एग्रीवेशन उसका होता है, हम उसके अकॉर्डिंग से वहां पे पंचकर्म डिसाइड करते हैं। बेसिकली ऐसी जो डिजीजेज हैं इसमें हमको दिखता है कि तीनों ही दोष डिस्टर्ब होते हैं, तो हम लोग वमन से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे वमन और विरेचन, ये एक है एक जनरल आइडिया आपको मैं दे रहा हूँ, ये कि वमन और वमन फॉलोड बाय विरेचन। उसके बाद रिक्वायर्ड होती है तो बस्ती भी करते हैं। सोरियासिस आपके शरीर के किस पार्ट पे है, ये भी बहुत बड़ा एक वहां पे क्वेश्चन है। अगर हेड पे होती है तो वहां पे नस्य का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि हमारा जितना नेक के ऊपर का पोर्शन होता है वो कफ का बताया गया स्थान हमारा होता है मीन्स आयुर्वेद में जो है डिटेल उसके अकॉर्डिंग, तो वहां पे उसका नस्य का ही बहुत अच्छा रोल है। उसके अलावा स्किन डिजीज जितनी भी है वहां पे रक्त मोक्षण का बहुत अच्छा रोल है। उसमें हम लोग शिरावेद करते हैं, अलग अलग कई मेथड्स हैं रक्त मोक्षण करने के, तो वहां पे रक्त शिरावेद करते हैं या किसी को जलौकाचारण मतलब लीच थेरेपी होती है वो करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हाँ, और आपने जो क्वेश्चन पूछा वमन कराने से ठीक हो जाता है, तो मैं ये आपको अश्योरेंस नहीं दे सकता हूँ कि वमन कराने से बिल्कुल ठीक हो जाता है, पर हाँ बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं वहां पे। और अगर आपको इस टाइप की कोई बीमारी जैसे सोरियासिस है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, अगर इस टाइप की कोई क्रॉनिक डिजीज है तो आप एक बार कोई थेरेपी ले लेंगे और हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो वहां पे आपको सीजनल पंचकर्म का फिर आगे फॉलो करना पड़ेगा। डाइट आपकी सबसे बड़ा वहां पे एक रीजन होती है कि आप डाइट को कितना अपनी कंट्रोल कर सकते हैं। आपको वो चीजें अवॉइड करनी होंगी जो आपकी इस प्रॉब्लम को एग्रीवेट करती हैं। तो उसमें बेसिकली आप देखेंगे कि जो कर्ड होता है वो काफी ज्यादा स्किन डिजीजेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो शेक्स होते हैं, जितने भी शेक्स हैं, मतलब दूध का और फ्रूट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो काफी प्रॉब्लम करता है। तो ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी, काफी डिटेल्स होती हैं इसकी। उसके अलावा नो डाउट वमन बहुत अच्छी थेरेपी है जो हम लोग बेसिकली इसमें करते हैं, पर और भी बहुत सारी साथ में चीजें हैं। तो आप एक बार अगर आप या कोई आपके जान पहचान में है तो नो डाउट आप पंचकर्म कराइए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू। That's interesting, I think. Heading on to our next question. This question is by Mr. Shubham from Delhi. The question says, what is the important factor for positive mental health? How can we remain in sound mind?
Okay, that's very nice question, I think. Um, there is only one and only one factor that is the most important for a positive mental health, and that is sattva. Sattva, if we say, it sounds like only a one word, but it has a vast meaning. It covers a vast area of our mental health. So basically, if we have a healthy sattva, then our mind functions in a healthy way. So basically, sometimes mind is also synonymous to sattva. It can be used in various contexts in terms of mental health. So if we are saying sattva in a sentence, so it can be synonymous to mind. In order to improve our how can we remain a sound mind, like you have asked. So the more good your sattva is, the more sound your mind is. That is how it works. So basically, in order to improve the quality of sattva, you need to improve the quality of your life. So the three pillars of life, that is Trayo Upastambha, if you have heard about it earlier, or even if it is new to you, I will explain it to you. Trayo Upastambha is Ahar, Nidra and Brahmacharya. So Ahar is one thing that covers the balanced diet that you are consuming, and then Nidra is the sound sleep that you are getting, and Brahmacharya is celibacy. So all three, when they are clubbed together, so that includes the positive functioning of your mind, that is your sound mind. Along with this, the constant process, the constant efforts that you make in order to keep your mind in complete balance is really important, because it is a continuous process. It is not a permanent state. Soundness of mind is not permanent, but it is a constant process. So you need to do it every single day, every single moment, that you have to practice it according to the situations, how you are behaving in a particular way, and what more you can do to improve your behavior to a particular situation. With changing circumstances of your lives, you need to adjust to that particular situation, and you need to learn it every single day, so that you can keep your mind in a really healthy state. So that is basically what you need to do, improving your sattva. So balanced diet, if we consider, like you have asked, that how can we remain in sound mind. So being in sound mind needs a healthy diet, a balanced diet. So a balanced diet should contain most of the sattvic food. Sattvic food covers most of the food that contains ample amounts of ghee into it, then ample amounts of sweet foods, and the foods that are good for your body and that give satisfaction to your mind also. So these two things work together. Like if you are having a food that you love eating, but it is not good for your health, for example, so it is not sattvic. And also the foods, if you are having it considering that yeah, it is very good for my health, but I have to take this concoction, and I have to do this because it is very good for my health, but I don't like this, I don't want to have this. So that will also affect your sattva. So the two things should be in equal balance, that if you are consuming a particular kind of food, it should give a positive impact to your physical as well as your mental being. So that is most important. Then along with this, a good pattern of sleep. Mostly the patients that I face in my OPDs, the patients usually say that I get a good sleep, like I usually get 7 to 8 hours of sleep, and that is enough for me, I know, and I cover it up during the daytime. It is not needed that I need to sleep at night. But yeah, along with the number of hours, the time of sleep that you are having, the time when you are going to bed and time when you are waking up is also very important, and that also affects the mental functioning, and that is what we are talking about here. So basically, the time when you are going to bed
that should be at night only, and 2 hours after, approximately 2 hours after the consumption of your dinner. And along with that, when you are waking up in the morning, you need to analyze the sleep cycle. It's not necessary that every person needs to sleep for 7 hours a day. Sometimes it's 6 hours, sometimes it can be 9 hours also. So accordingly it can vary from person to person. So you need to analyze it yourself and have a good balanced amount of sleep at balanced amount of time, and it should be free from any kind of stress. So that is what we call a sound sleep. And then the brahmacharya part, if we consider, so that should also be the celibacy should be practiced in good amount, and proper exercises are very needed. Also, if you are into an occupation, so it should be very fulfilling for your mental health. So these things are some of the very important aspects that should be covered when you want to keep your mind in a sound state. Thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मिस शहनाज लखनऊ, हाउ टू प्रिवेंट ग्रे हेयर्स। आपके आजकल देखते हैं कि बहुत कम एज में लोगों के बाल सफेद होने लगते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ अलग से प्रिवेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है कि आपके बाल सफेद ना हो। इसके लिए सिर्फ आपको अपने जो बेसिक आपका रूटीन है उसी को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे आपके बाल अगर सफेद हो रहे हैं तो इसके लिए कोई आज आपके बाल सफेद होना नहीं स्टार्ट हुए, आपने कल ऐसा कुछ गलत कर दिया जिसकी वजह से आज बाल सफेद होने लगे और आप उसके लिए दवाई लेंगे तुरंत ठीक हो जाएगा। जब आपकी बाल सफेद होते हैं, इसको आयुर्वेद में पालित्य कहा गया है, तो ऐसी ये जो डिजीज है, ये इसके जो डिजीज के पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं वो काफी लॉन्ग ड्यूरेशन से हम लोग ले रहे होते हैं। जैसे कि हम लोग रात में सोते नहीं है, बहुत ज्यादा जोर से ज्यादा स्ट्रेस लेना, हमारी डाइट में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जो पित्त को एग्रीवेट करती हैं। बेसिकली जो पालित्य है ये पित्त डोमिनेंट डिजीज है एक हमारी, जो पित्त जिसमें ज्यादा डोमिनेट करता है। तो हमारी जो बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड, बहुत ज्यादा इरेगुलर होती है डाइट हमारी, स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, खाने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, और इसके अलावा आप बहुत देर रात तक जगते हैं। सबसे बड़ा कॉज आजकल मुझे लगता है कि बहुत देर रात तक जगना है, बहुत ज्यादा मोबाइल स्क्रीन्स का यूज बहुत ज्यादा करते हैं हम लोग, डाइट हम लोगों की उतनी हेल्थी रहती नहीं है, फ्रूट्स हम लोग बहुत शायद कम अमाउंट में ही आजकल कंज्यूम करते हैं, उसके अलावा सीजनल वेजिटेबल्स नहीं यूज करते हैं। तो ये एक ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से मतलब जिसका कोई एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजंस की वजह से डिजीज क्रिएट होती है, और इस डिजीज को ठीक करने के लिए आपको अपनी पूरी लाइफस्टाइल दिनचर्या जो है वो सही करनी पड़ेगी। और जो मैंने भी आपको चीजें बताई है दिनचर्या में कि सुबह आपको जल्दी उठ जाना है, ठीक है। आप आजकल लोग सुबह 9-10 के पहले तो कोई उठता नहीं नॉर्मली, तो सुबह सनराइज के आसपास हर किसी को उठना चाहिए। फिर एक्सरसाइज, उसके अलावा जो आपके डेली रूटीन काम है वो आपको सारे करने हैं, प्लस डाइट का बहुत एक अच्छा आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा अपने डेली रूटीन में, कि आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट अच्छा हेल्थी लीजिए और लंच लीजिए, डिनर रात में 7-8 बजे के आसपास डिनर कर लीजिए, और टाइमली 9-9:30 तक सो जाइए। तो ये सारी चीजें करेंगे तो सिर्फ ये आपके जो ग्रे हेयर्स हैं इन्हीं को नहीं, बाकी बहुत सारी डिजीज होंगी जिससे आप प्रिवेंशन आप अपना खुद कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके अलावा जब आपके ग्रे हेयर्स हो गए हैं और उनको ठीक करना है तो उसके लिए नो डाउट आपको एक डॉक्टर के पास जाके, वैद्य के पास जाके आपको उसका ट्रीटमेंट तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपके लिए वो ट्रीटमेंट फुलफिलिंग तभी होगा जब आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए रेडी हैं। जब तक आप वो चेंज नहीं करेंगे तब तक बहुत ज्यादा दवाओं का, आप सिर्फ दवाओं से चाहते हैं सही कर लें, सही हो जाएगा, लेकिन अगर वो पॉजिटिव फैक्टर्स आप उनको देते रहेंगे तो फिर से आपको डिजीज क्रिएट होगी। तो यहाँ पे आपको ये पूरा ओवरऑल आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आपको अपना पूरा रूटीन मैनेज करना है। ओके, नेक्स्ट। That's amazing. The next question is by Anonymous, and the question says, my menses have been irregular since last few months. I am 24. What should I do? Okay. Menstrual disorder is really common these days, and if you are willing to find a solution to this, so I would say that you should meet a qualified Vaidya, a good Ayurveda physician near you. You can even consult us for this, and the treatment involves a pattern that contains
the changes in your diet and lifestyle also, and along with that it consists of the treatment of medicines as well as panchakarm according to the situation. So usually if we see the common factor that is responsible for a bad menstrual health, for example you are saying that you have an irregular menses, so it can be due to the aggravation or due to an imbalance of Vata dosh inside your body. That is the basic factor actually that is important for the functioning of your apan vayu, and that is connected to the menstrual health of a person. So if you want to get it checked and get it cured, so you should meet a good Ayurvedic physician and get yourself a really good pattern of things, like you should be ready for a change in your lifestyle and the fooding habits whatever they recommend you, and along with that you need a panchakarma I think after you get yourself thoroughly checked up. Thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये काफी कॉमन है आजकल, हर कोई पूछता है। अंजलि जी हैं कानपुर से, उन्होंने पूछा है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई काढ़ा या च्यवनप्राश लिया जा सकता है क्या, साथ ही बच्चों को भी ये दे सकते हैं या नहीं। इम्यूनिटी आजकल एक काफी बर्निंग टॉपिक है हर कोई बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहता है, पर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, इम्यूनिटी एक ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप एक टैबलेट या एक काढ़ा पीने से बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी एक आपका मतलब जो आपका, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि एक जो लाइफस्टाइल आपकी होती है वो पूरी आपको अच्छी करनी पड़ेगी। मॉर्निंग में उठना, एक्सरसाइज करना, उसके अलावा आयुर्वेद में बताएगा अभ्यंग, बहुत मतलब ऑयलिंग बॉडी की, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। आपकी डाइट कितनी है, आपकी स्लीप कैसी है, ये सब चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी उसके अंदर, तभी आपकी इम्यूनिटी रोज होगी। कोई ऐसी एक दवा, ऐसी आज तक मेरी समझ से तो नहीं है कि ऐसी कोई एक दवा आप खा लेंगे और आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी चीज है कि इम्यूनिटी वाकई में कोई बहुत अपना इसके लिए कॉन्शियस है कि मुझे कोई डिजीज ना क्रिएट हो। इम्यूनिटी का पता कैसे चलता है कि मेरी इम्यूनिटी अच्छी है अगर आपको कोई डिजीज नहीं हो रही है। इसके अलावा इम्यूनिटी का कोई पैरामीटर है नहीं, तो आपको डिजीज ना हो इसके प्रिवेंशंस हैं बहुत सारे। जैसे बेसिकली मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में बताया था, आई थिंक फर्स्ट या थर्ड क्वेश्चन था कोई, पंचकर्म के बारे में। तो सीजनल पंचकर्म कि यस किस सीजन में, अभी जैसे आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन है, वहां पे आपको वमन कराना ही चाहिए। और अगर इम्यूनिटी की बात करें तो कोविड, आजकल कोविड भी इसी सीजन में हुआ था लास्ट ईयर, तो आगे भी हमको, और ये सीजन भी कफ का होता है, तो इसलिए इस सीजन में आप अपने कोई आसपास जो वैद्य हों उनके ऑब्जर्वेशन में वमन कराएं। उसके बाद जो सीजनल पंचकर्म है, रेनी सीजन में वस्ती और शरद ऋतु ऑटम सीजन में आपको विरेचन, ये चीजें अगर आप कराते रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी नो डाउट बहुत अच्छी होगी। साथ ही आपका डाइट पैटर्न, सीजनल वेजिटेबल्स आपको लेनी है, आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग जो डाइट है, आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग डाइट लेना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपनी प्रकृति आप अपने किसी नजदीकी वैद्य से जानिए, उसके अकॉर्डिंग डाइट लीजिए। और बाकी जो बेसिक्स हर किसी के लिए रूल है कि टाइमली उठिए, टाइमली खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, ये सब चीजें आप पूरा करेंगे तो आपको नो डाउट बहुत अच्छी आपकी इम्यूनिटी रहेगी, कोई डिजीज आपको नहीं होगी। और हाँ, इसका इन्होंने पूछा बच्चों को भी ये दे सकते हैं या नहीं, तो मैं तो ये कोई एक ऐसी दवा है नहीं जो मैं आप ही को रेकमेंड करूं, तो बच्चों को भी मैं क्या आपको बताऊं कि ये दे सकते हैं। आई थिंक बच्चों को भी, बच्चे भी वैसे ही हैं जैसे हम लोग हैं, सिर्फ हमारी एज का फर्क है, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेम होता है। तो जो पैटर्न हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, बच्चों में भी ऑलमोस्ट वही पैटर्न फॉलो करना। उनकी भी आप देखिए कि उनको टाइमली सुला दीजिए, रात में सुबह उठा दीजिए। खाने में आजकल जो फास्ट फूड, जंक फूड्स बहुत ज्यादा लेते हैं वो मत दीजिए, सीजनल फ्रूट्स दीजिए, वेजिटेबल्स दीजिए, ये सब चीजें आप उनको दीजिए। हाँ, बच्चों में एक एडिशनल चीज है कि बच्चे जो होते हैं वो ग्रोइंग फेज में होते हैं। हम लोग तो ऑलमोस्ट अपनी कंप्लीट जो हमारी है ग्रोथ होनी है वहां पे पहुंच चुके हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं, ग्रोइंग बच्चे होते हैं, उनमें 0 से लेके 16 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं। तो उसको वहां पे एक आयुर्वेद में बहुत अच्छी चीज है जो आप अगर कराएंगे तो उससे काफी अच्छा उनको फायदा होगा कि सुवर्ण प्राशन। सुवर्ण प्राशन में क्या होता है, बेसिकली ये स्वर्ण भस्म होती है, उसके अलावा बहुत सारे और हमारे जो अच्छे ड्रग्स हैं जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे काफी अच्छा है, उनका इफेक्ट दिखता है। तो ये है जैसे आपकी ब्राह्मी, शंख पुष्पी, वचा, यष्टि मधु
अमृता, इन सब का उसमें एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, उनको एक्सट्रैक्ट एग्जैक्टली नहीं पर उन सब को कॉम्बिनेशन से हम लोग एक ये मेडिसिन तैयार करते हैं जो बच्चों को एक पर्टिकुलर टाइम होता है, पुष्य नक्षत्र, वो हर मंथ में एक बार आता है, तो उस टाइम उस डेट पे एक अच्छे वैद्य से आपके पास जो हो उससे वो आप डोज उसको दिलवाइए। और इसका कोई ये नहीं है कि कितनी बार दिलवानी है, आप जो बच्चा बर्थ से लेके 16 साल तक की एज तक हम बच्चों को दे सकते हैं ये, और हर मंथ ये देना होता है। तो आप जितने ज्यादा दिनों तक करा पाएंगे वो उसके लिए उतना अच्छा है। उसके अलावा नित्य प्राशन एक चीज होती है जो मतलब मीन्स की बच्चे को रोज देना होता है, नित्य मीन्स डेली, और रोज करना होता है वो, तो उसके लिए भी कुछ मेडिसिन होती हैं, उनमें बस ये है कि इनका रेशियो जो होता है अभी सुवर्ण प्राशन में उससे कम रेशियो में वो दी जाती हैं, वो बच्चे को 6 मंथ तक लगातार रोज देनी चाहिए। उसके भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, और इससे फायदे क्या होंगे आपको बता दूंगा। इम्यूनिटी जो आप एक बोलेंगी, इम्यूनिटी भी इंप्रूव होगी नो डाउट। उसके अलावा उनकी फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, डाइजेस्टिव पावर बहुत अच्छी होगी, बच्चों का कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा होता है, और मतलब ये कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होगी उनकी, इंटेलेक्चुअल पावर की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा जो नित्य प्राशन बताया, नित्य प्राशन में इसका बहुत ही अच्छा है, इसका अगर जो जिन बच्चों का 6 महीने तक लगातार होता है, इष्टुतधर इनके लिए एक वर्ड यूज किया गया है कि वो जो सुनते हैं वो उनको याद हो जाता है। तो ये आप देखेंगे कि बहुत अच्छी मतलब हो जाता है उनका। तो ये चीजें आप बच्चों को दीजिए तो नो डाउट बहुत अच्छी उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, जो आप एक वर्ड है इम्यूनिटी उसके हिसाब से। अदरवाइज ये बहुत अच्छा है, तो ये करिए आप। और एक कोई काढ़ा या एक कोई पाउडर है ऐसा मैं आपको रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ। और हाँ, च्यवनप्राश के लिए, च्यवनप्राश एक बहुत अच्छी दवाई है आयुर्वेद की जो ली जा सकती है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, पर उसके लिए भी ये जरूरी है कि देखना पड़ेगा आपका डाइजेस्टिव पावर कैसी है, कितनी डोज आपके लिए जरूरी है, तो वो चीजें देख के आपको ली जा सकती हैं वो। और हाँ, च्यवनप्राश एक रसायन है, तो रसायन का भी एक काल है कि दिन में कभी भी ले लिया ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हो सके तो बहुत सुबह जल्दी लेना चाहिए। मतलब आप उठते हैं तो सुबह कोई 11 बजे खाने के साथ च्यवनप्राश ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये करिए। और एक कोई ऐसे काढ़े या इसको मत ढूंढिए जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा दे। आपको ओवरऑल अपने रूटीन को मेंटेन करना है, स्लीपिंग पैटर्न, आपका डेली वर्क, एक्सरसाइज, डाइट जो आपकी है वो सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल्स से होनी चाहिए। आपकी डाइट आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आप मैनेज करिए तो हो जाएगा आपका। काफी डिटेल्स में और बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया है सर। The next question that I have is by Miss Isabella from South Carolina, USA. And the question says, can mental health issues be cured? Okay. Well, mental health issues, like I have also previously talked about it, that it is not a permanent thing, just like your physical health. Since the birth of a child till the life ends, and it is a constant process, and that needs to be constantly worked upon. So basically, the constant effort that we make in improving our mental health, just like our physical health. If I exercise for a month, for example, and if I get into good shape, and I quit exercising after a month, so is that possible that throughout the life I will be in the same shape and in the same functioning of my body? No. So just like a physical health of an individual depends on the constant working out, so the working out of our minds are equally important in order to keep it in real good form. So basically, yes, mental health issues can be cured, but a constant effort is needed, and it should be practiced every single day. With ups and downs of our lives,
every human being, including the mental health experts, I would say, they also face many ups and downs in their lives, and we also keep on learning things, some from patients, some from our surroundings, because we are also humans and the mind works the same way as yours does. So the basic difference is like, if a person quits on working out, then the main problem arises. If we continuously try on doing, on improving, like if we constantly make progress to smallest things, like keeping our surroundings clean, keeping ourselves clean, having a bath every single day, not quitting, then not skipping the meals, not skipping brushing in the morning. These are some small and simple things that we need to constantly do. So for some people it is really easy because that is a part of the routine, but some who are facing serious mental health issues, so that may be difficult at some point in their lives. So what I would like to tell you about this is like, if you constantly want to make progress and improve your mental health, so what you need to do is you should start with your physical health. If you start exercising, keep your body in sound functioning, then your mind also starts functioning in a really good manner, and that is scientifically proven fact. And also Ayurveda also says that our man is basically residing in our body, so our body is the home of our man. So if we keep our home clean and decorated, so obviously we will feel nice inside it. The same way it works that way. So that is what I would say. Other thing that I want to tell you, one more thing that is very important aspect of this question is like, there are two things that we usually confuse between, and it is usually used as a synonym, but it is not so. There is a word called suppression. Suppression is something that if we get an emotion, if we get a feeling, we consciously we are able to feel it that way, and we are suppressing that emotion. We are not expressing it out, but in a conscious way. The other thing is repression. Repression is something that is unconscious, and it is the most horrible form of self over control of self. So we should never do an over control of our emotions. We should never repress our feelings. Repression is something that we are not aware about. Like if I am affected by something, but in my conscious state, I am not able to accept the fact that I have been affected. So if the other parts, or if the other areas of my life gets affected because of that issue, so that is basically what my unconscious mind is storing in itself. So we should basically try to suppress things and not to repress our expressions that we are feeling at the moment. So that is basically what we need to do in order to keep ourself mentally calm and in balanced state. Thank you. काफ़ी अच्छा था मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है मिस्टर अमित प्रकाश इलाहाबाद. I have been facing liver issue since last 4 years. Can it be treated with Ayurveda? Without any doubt sir, डेफिनेटली आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो लीवर डिसऑर्डर्स हैं, और ये ट्रीट की जा सकती है डिजीज. लेकिन एग्जैक्टली मैं आपको आपकी बॉडी की, आप जिसके लिए पूछ रहे हैं, जो भी है उसकी सीवियरिटी मुझे नहीं पता है, तो मैं ये आपको एश्योरेंस कितना दे सकता हूँ ये मुझे नहीं पता है. पर डेफिनेटली आयुर्वेद के थ्रू लीवर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, और हम लोग रोज की प्रैक्टिस में ऐसा करते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. तो ये एक चीज़ फिक्स है. और जब लीवर की बात करते हैं तो लीवर जो है बेसिकली, ये जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम सोचेंगे तो जो पित्त का होता है, बेसिकली पित्त का जो मेन स्थान है वहां पे भी, लीवर पे भी पित्त का वहां पे स्थान है एक हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि यकृत और आई थिंक प्लीहा, ये उसके स्थान है. तो वहां पे
काफी अच्छा इसका जो हम लोग उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं पित्त को सोच के, तो काफी अच्छे उसके रिजल्ट्स आते हैं। काफी अलग अलग मेडिसिन हैं, पंचकर्म है, जिनके थ्रू इसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो मैं आपको एग्जैक्टली वो डिजीज कितनी ठीक हो सकती है मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि पेशेंट्स में मैंने नहीं देखा है अभी वो, बट डेफिनेटली आपके आसपास जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हो या यहाँ आपकी रीच है, तो आप डेफिनेटली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराइए, वो ठीक होगा। लवली। अगला क्वेश्चन है श्री जागृत लखनऊ से। इन्होंने पूछा है, पिछले कुछ महीनों से मुझे रात में नींद नहीं आती है, क्या पंचकर्म करवाने से मुझे लाभ हो सकता है? जी हाँ, आपको बिल्कुल लाभ हो सकता है पंचकर्म से। जो ये एक अनिद्रा जो है, स्लीपलेसनेस आजकल एक बहुत ही कॉमन इशू है। ये एक बहुत फ्रीक्वेंट मिलने वाली बीमारी हो गई है और हर दूसरा तीसरा आदमी से फेस कर रहा है। इसका कारण बहुत सारे चीज़ों में मिलता है, जैसे आपका हो सकता है लाइफस्टाइल ऐसा हो, या आपका वर्क प्रेशर हो, ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसा हो, घर की कोई स्थिति हो सकती है, या हो सकता है कि आप कुछ ऐसा खाने पीने में ऐसी चीज़ें लेते हो जो कि आपके नींद को डिस्टर्ब कर रहा हो। तो आप इसके लिए मैं यही रेकमेंड करूंगी कि आप किसी अच्छे क्वालिफाइड वैद्य से मिलें, किसी आयुर्वेद फिजिशियन से, और उनसे कंसल्ट करने के बाद एक थॉरो एग्जामिनेशन होता है जो कि आयुर्वेदिक क्वेश्चनेयर होता है। आपसे कुछ सवाल वो पूछेंगे, उसके हिसाब से आपके जो भी दोष आपके डिस्टर्ब्ड होंगे, जो धातुएं आपकी डिस्टर्ब्ड होंगी बॉडी में, या जो भी और एलिमेंट्स हैं जैसे पंच तत्व के हिसाब से होता है, या और चीज़ें हो गई जैसे आपकी सप्त धातु की जो मैंने बात की, या कौन से स्रोतस आपके और इन्वॉल्व हैं इसके अलावा, ये सब देखने के बाद एक मेडिसिनल जो ट्रीटमेंट है वो डिसाइड होगा पंचकर्म के बाद। ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। यूजुअली लोगों को लगता है कि एक पंचकर्म का एक सेशन हो गया और वो सारी प्रॉब्लम चली गई, तो ऐसा नहीं है। जो मेडिसिन है वो पंचकर्म का ही एक पार्ट है, और वो कंप्लीट करने के लिए वो पूरा प्रोसेस उसका भी यूज करना जरूरी होता है। तो मेडिसिन जो है आपका वो पंचकर्म के साथ, जैसे अगर आपका हो सकता है कि वात की वजह से ये है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम वात को बैलेंस करें, उसके लिए वस्ती करते हैं। कभी कभी वो पित्त के कॉम्बिनेशन में होता है तो विरेचन हो सकता है, या और भी हो सकता है कि आपका कोई स्रोतोरोध हो, जैसे कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वात का मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्टेड हो कफ की वजह से। ये कुछ ऐसे बहुत टिपिकल चीजें हैं जो एक वैद्य समझ सकता है। आई थिंक सर मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। तो ये सारी चीजें जो है ये देखने के बाद एक प्रोसेस डिसाइड होता है कि कौन सा पंचकर्म किसके बाद करना है। और अगर आपका पंचकर्म हो गया है तो उसके बाद कुछ एलाइड थेरेपीज होती है, जैसे मूर्ध तैल, आपके शिरोधारा आपने सुना होगा, एक काफ़ी पॉपुलर प्रोसेस है आयुर्वेद का जो बहुत ही जगह पे प्रैक्टिस किया जाता है अच्छे ऑथेंटिक तरीकों से। तो अगर आपका पंचकर्म होने के बाद आप शिरोधारा कराते हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट्स मिलते हैं। नींद का जो क्वालिटी आपकी हो सकता है जो पहले नींद आ रही थी उससे भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए, जो पहले आपकी नींद आती होगी जब आप ठीक रहे होंगे उससे भी अच्छी हो सकती है। और दूसरा ये है कि आपका डाइट पैटर्न और लाइफस्टाइल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि यूजुअली एक अभी जनरेशन को, अभी के टाइम्स में लोगों को मेडिसिन पर हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट होने की हैबिट हो गई है। ये एक कल्चर है, इसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये एक हमारा माइंड जो है इस चीज़ के लिए ट्रेन हो चुका है कि हम हर चीज़ एक पिल ले लेंगे और उससे वो ठीक हो जाएगा। बट ऐसी चीज़ें इतनी इजीली अगर सॉर्ट हो जाती तो फिर ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो आपको अपने कुछ लाइफस्टाइल में भी एडजस्टमेंट करने होंगे, जो भी आपको रेकमेंड करें आपके वैद्य, तो वो सारी चीज़ें फॉलो करने से आपका बिल्कुल ये सही हो सकता है। इसमें बिल्कुल लाभ मिलेगा आपको आयुर्वेद से। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ही ले लेती हूँ। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो सुश्री रिद्धिमा पूछती हैं लखनऊ से। मेरी माताजी 55 वर्ष की हैं, उनके दोनों घुटनों में दर्द रहता है, क्या आयुर्वेद से इसका उपचार संभव है? बिल्कुल संभव है।
जो एज आपने बताई है आपकी मदर की, तो वो 55 ईयर्स से 50 क्रॉस हो चुकी हैं, घुटनों में दर्द है। तो ये इस एज में ये प्रॉब्लम्स आजकल बहुत कॉमनली मिल रही है। लेकिन ये कोई भी प्रोसेस या कोई भी ट्रीटमेंट डिसाइड करने से पहले ये जो सिम्टम आपने बताया है, जो लक्षण हो रहे हैं उनको कि घुटने में दर्द हो रहा है, ये बहुत सारी बीमारियों में मिलता है। जैसे आप अगर कंसिडर करें व्याधि विनिश्चय, हम जैसे कहते हैं कि 3-4 व्याधियों के बीच में एक व्याधि को फाइनलाइज करना, डायग्नोज करना, और उसके हिसाब से हम आगे का जो भी प्रोसेस होगा ट्रीटमेंट का वो डिसाइड करते हैं। तो जो घुटनों में दर्द है वो संधिगत वात में भी हो सकता है, वो आम वात में भी हो सकता है, शोणित वात में भी हो सकता है, जो वात रक्त जिसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी कुछ ऐसी व्याधियां हैं जिसमें घुटनों में दर्द होना पॉसिबल है। तो पहले तो ये डिसाइड करना कि इनमें से कौन सी या कोई और कुछ और व्याधि है, या कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम कुछ और होगी लेकिन उसके साथ में एक ये लक्षण है जो परेशान कर रहा है उनको, और उस वजह से उनको ये जो घुटनों में दर्द है वो महसूस हो रहा है। तो पहले तो ये रूल आउट करना जरूरी है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। जब वो फाइनल डायग्नोसिस हो जाता है, या दोषों का एटलीस्ट डायग्नोसिस हो जाता है कि कौन से दोष हैं, दोष जो हैं वो साम तो नहीं है, निराम है क्या, ये सारी चीजें देखने के बाद फिर उसके बाद डिसाइड होता है कि मेडिसिन की जरूरत है या पंचकर्म की जरूरत है। अगर पंचकर्म करते हैं तो उसमें भी उसका सीक्वेंस एक होगा। जो भी मैं ये सब चीजें आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि एक वैद्य के पास जाएंगे तो आपके लिए चीजें नई नहीं होंगी। ये सेशन लेने का ये फायदा, ये सब चीजें सुनने से, ये सवाल करने का ये फायदा आपको होगा कि आपको जो वहाँ पे प्रोसेस होगा वो आपके लिए न्यू नहीं रहेगा, आपको कुछ अवेयरनेस रहेगी उसकी। तो वहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन सा पंचकर्म करना है, जो भी आपको वैद्य बताते हैं, और जो भी आपको सीक्वेंस वो बताया जाएगा वो आपको फॉलो करना होगा। पंचकर्म का प्रोसेस जो होगा वो एक नंबर ऑफ डेज रहते हैं। जैसे कि अगर आपका अवस्थी हो रहा है तो हो सकता है वो 8 सेशंस में हो सकता है 16 सेशंस में हो सकता है महीने भर हो। तो वो कितने सेशंस के बाद गैप करना है या लगातार करना है वो वैद्य डिसाइड करेंगे। उसके बाद अगर कोई एलाइड थेरेपीज हम देखें तो जैसे पिंड स्वेद हो गया, जानुबस्ती हो गई, फिर अभ्यंग हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं ऐसी कंडीशंस में। तो इनमें से कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी है, लेप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे औषधियाँ हैं जिनका हम लेप उस जगह पर लगा के और साथ में मेडिसिन दे के भी इन चीज़ों को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। लेकिन परमानेंटली क्योर का क्या मतलब है, जैसे अभी वैद्य गौरव ने भी बताया और मैं भी सेम चीज़ ही आपको कहूँगी कि परमानेंट जो है वो भी एक प्रोसेस है, परमानेंट भी एक पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर परमानेंट जो प्रोसेस है वो ये है कि अगर आपको किसी वैद्य ने बताया कि आपको इन रीजन से ये घुटनों में दर्द शुरू हुआ है, तो उन रीजंस को आपको कैसे अवॉइड करना है, क्योंकि द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड कंसिडर हियर इज निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन का मतलब ये होता है कि जो कॉज है आपकी बीमारी का उससे आपको दूर रहना है। तो अगर ठंडी चीजें खाने से, या अगर रूखी चीजें खाने से, या अगर लगातार चलते रहने से, या लगातार खड़े रहने से, कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है, या नींद कम लेने से आपको वो घुटनों का दर्द है, और अगर वैद्य ने आपको बताया है तो आपको पहले तो एक्सेप्ट करना है कि ये प्रॉब्लम इसलिए है, फिर आपको चेंज के लिए रेडी रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है। एग्जैक्टली कि चेंज के लिए आप रेडी हो, क्योंकि एक वैद्य आपको सिर्फ ये गाइड कर सकता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है और आपको करना क्या है। करने वाला जो प्रोसेस है वो आपके हाथों में। तो आपको बिल्कुल आयुर्वेद हेल्प कर सकता है, और आई थिंक आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसके लिए लेना चाहिए। थैंक यू। इसके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस श्रीमा शुक्ला अयोध्या से। मुझे स्किन प्रॉब्लम बहुत सालों से है, इसका इलाज आयुर्वेद से हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है मैम, इसीलिए हम लोग आज त्वचा रोग विशेषज्ञ के लिए फेमस है। मतलब फेमस क्या, आप लोग जानते हैं हमें। तो स्किन के नो डाउट बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं आयुर्वेद में। इसके पहले भी एक क्वेश्चन भी एक लोगों ने पूछा था कि सोरियासिस वमन कराने से ठीक हो जाता है क्या?
तो ऐसे बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं जिनमें आयुर्वेद के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। बहुत सारी के ऑलमोस्ट मुझे लगता है जितनी भी डिजीज क्यूरेबल हैं या मैनेजेबल हैं उनमें सब में आयुर्वेद का बहुत अच्छा रोल है स्किन की प्रॉब्लम्स में। आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है ये आपने नहीं मेंशन किया है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम होगी नो डाउट आयुर्वेद से बहुत अच्छे से, आयुर्वेद में स्किन डिजीज का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है, मेडिसिन बहुत अच्छी हैं। और सबसे प्लस पॉइंट हमारा ये है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आप लेंगी एक अच्छे डॉक्टर के मतलब अच्छे वैद्य के अंडर, तो आपको एक चीज का एश्योरेंस जरूर रहेगा अगर वो वैद्य अच्छा है कि उन मेडिसिन से आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। क्योंकि लेकिन ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा कि आप एक अच्छे वैद्य से लेंगे जो आपको कितनी डोज देनी है, कौन सी मेडिसिन कितने दिन तक देनी है, इसका ध्यान रखें। उसके अलावा अगर आप मेडिसिन के अलावा पंचकर्म बहुत ज्यादा हेल्पफुल है स्किन डिजीजेज में, तो आप उसमें से मेरे समझ से आप जरूर अपने आसपास से किसी डॉक्टर से मिलिए आयुर्वेदिक, और आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी। ठीक है। उसके अलावा डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी डिजीज होती है, मैम से कोई क्वेश्चन पूछाता है, मुझसे पूछाता है, हम लोग उसका एक आंसर जरूर देते हैं कि डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो डाइट का तो खास तौर से आपको एक ये हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कोई भी डिजीज क्रिएट होती है उसके पॉजिटिव फैक्टर सिर्फ दो होते हैं, आहार या विहार। आहार मीन्स जो हम खाते हैं, इंटेक फूड इंटेक करते हैं, जो भी एक्सरसाइज जो चीजें खाते हैं वो एक उनकी वजह से डिजीज क्रिएट होती है। दूसरी होती है विहार। विहार मीन्स आपका जो भी आप काम करते हैं, मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है बहुत सारे डिजीज क्रिएट करने का। ऐसे एक्सवाइजेड आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप वो काम कितना ज्यादा कर रहे हैं, किस लेवल तक जाके कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर स्किन डिजीजेस या डायबिटीज, आजकल आप डायबिटीज लेंगे तो उसका सबसे बड़ा मुझे रीजन लगता है कि जो लोग बहुत ज्यादा फिजिकल वर्कआउट करते ही नहीं है। तो ऐसे ही बहुत हर डिजीज है, तो उसके लिए आहार और विहार दो चीजें हैं। विहार में आपका सोने का टाइम दिया जाएगा कि आप रात में सोते कितने बजे हैं, सुबह उठते कितने बजे हैं। तो ये सब चीजें आहार और विहार दोनों का जब बैलेंस करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जो मैम ने अभी लास्ट क्वेश्चन बताया कि पॉजिटिव फैक्टर जो होगा उसको तो आपको समझना पड़ेगा कि कॉज क्या है डिजीज का, और उसको आपको रूल आउट करना पड़ेगा वहां से। ठीक है। बाकी आप जाइए और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Nicely explained, I think. Okay. So the next question is by Mr. Arun Prajapati from Dehradun. Okay. He says, I have been feeling really depressed lately. It's been a month since I became a father, and I am wondering why I have been feeling that way. Please guide. Okay. Well, postnatal depression can be experienced by fathers and partners too. It is something that is really found in the society, and you don't need to worry about it that you are the only one who is experiencing this. I consider that you have become a father for the very first time today. So it is a brand new phase of your life. It is exciting, but you can be nervous at the same time, and that is a very natural thing. But if you are feeling depressed, so there can be multiple reasons behind that. So I think you should get an insight about it. For example, if you were not earlier prepared for the thing, or you may be feeling a little overburdened because of the new responsibility, the new phase of your life, and you were not ready to be a parent, or you don't consider yourself efficient enough to be a new parent, so that can be the reason why you are feeling that way. Also, there are problems like economical issues. So if that is the thing, so that can also be sorted out with time. You don't need to worry about it. And also, if we consider the other factors, like a child when comes to a house, when a new child is born, every single person in the family, every single member of the family has different degrees of freedom, and they have different degrees of stress into their minds. They have
tensions, they have worries, some are feeling excited, but at the same time they feel like they have a new responsibility. And more often it happens with the parents. So if you are in a single family or in a nuclear family, and if only you and your wife are there and only the child that has come, so you may be feeling like the child is an intruder into the relationship of you and your wife. And so you feel that that child is someone new, and maybe the relationship, the intimacy that you have with your wife, that can be affected with the new child. But that is not the case. That is something that we feel for the moment, but with the passing of time, you will understand that it's a real blessing for you, and you always needed it that way. And you will understand that how life goes on, and you learn the new things and the new areas that you have never explored before. So this excitement goes on, and this can be like solved if you are really feeling very depressed, like you have mentioned in the question that you have been feeling really depressed. So if you are feeling that way, so you can meet a counselor for that, so that he can guide you through the acceptance part, like your new role that you are unable to accept till now, and the changes that you need to make, the adjustments. So acceptance and adjustments are something, two of the most important factors that you need, and a counselor can really help you out with that. Also, if you are feeling depressed, like if we feel low in our lives, we usually start affecting that particular emotion, starts affecting our eating pattern and sleep. So always keep a check on these two things. If you are eating properly, you are having a good sleep, and also exercises. So these three things, if you are keeping in mind about physical health, so that can also be dealt easily. The mental health portion can be managed very easily if we consider these things alongside. So this is what I would say about it, and you should meet a counselor definitely for this. All the best, and congratulations for the new arrival. क्वेश्चंस तो हम लोगों ने मैम जो मोस्टली थे वो कवर किए हैं, और कुछ हैं जो अभी कुछ लाइव में क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक रचना मिश्रा जी ने पूछा है कि कफ को कैसे कंट्रोल करें। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि कफ मीन्स जो अभी हम लोग आयुर्वेद में बात करते हैं अपने दोष की बात, पित्त कफ, वो वाले कफ की बात कर रही है कि कफ को मैनेज कैसे करें, या फिर ये सीजनल जो आजकल कफ वगैरह कोल्ड वगैरह होता है उसके लिए पूछ रही हैं। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि हिसाब से इसका क्या है। कफ को कैसे मैनेज करें। अगर आप कफ दोष की बात कर रहे हैं, तो हमने अभी बात की थी, मुझे लगता है कि सीजनल जो आजकल प्रॉब्लम, जो कॉफिंग की बात हो रही है, हो सकता शायद हो सकता है, एग्जैक्टली मेंशन नहीं है इसमें क्या है। अगर आप हैं भी तो आप क्लियर कर सकती हैं, तो कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दीजिए इस चीज को, अदरवाइज हम अपने हिसाब से आपको आंसर देते हैं जी। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है दक्ष जी का, रेमेडीज टू कंट्रोल पिंपल्स एंड एक्ने। ये तो सर आपके ही एक्सपर्टीज का क्वेश्चन, पूछिए, बताइए। कोई ऐसी रेमेडीज बहुत ज्यादा यूजफुल रहती नहीं है ऐसे केसेस में, बहुत लोग बताते हैं कि ये लगाइए वो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी एज क्या है, एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है इसके लिए। उसके अलावा आपकी डाइट क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, ये इसमें भी बहुत बड़ा रोल होता है। बेसिकली जो पिंपल्स या एक्ने होते हैं, इसका हम लोग आयुर्वेद में इसको मुख दूषिका होती है ये, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वहाँ पे पित्त जरूर एक्टिवेट होता है, और बेसिकली ये यंग एज में मिलती हैं, क्योंकि उस ऑटोमेटिकली यंग एज जो हमारी होती है, मिडिल एज हमारी, ये पित्त डोमिनेंट रहती है, जिसकी वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। साथ में अगर आपकी डाइट भी उसके साथ ऐसी है जो आपके अंदर पित्त को बढ़ा रही है, तो आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बेसिकली आपको ये देखना होगा, बहुत ज्यादा ऑयली स्पाइसी फास्ट फूड आपको नहीं लेना है, टाइमली सोना है, ये चीजें आपको करनी है। फेस को अच्छे से वॉश करना है रोज, बहुत ज्यादा धूल वगैरह है तो वहां पे बच के रहना है, तो ये चीजें करिए। आपको फेस पे अलग से बहुत ज्यादा केमिकल्स वगैरह अगर आप यूज करते हैं कोई भी क्रीम के फॉर्म में या फेस वॉश के फॉर्म में, तो वो आपको अवॉइड करने हैं। नेचुरल जितनी चीजें हो सके जो आपके लिए फेवरेबल हैं वो चीजें यूज करिए यहाँ पे।
तो काफ़ी अच्छा आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। और हाँ, ये आप जैसे बहुत गर्म चीज़ें, बेसिकली जैसे हम लोग दही को बहुत ठंडा समझते हैं, पर दही हम लोग बहुत खाते हैं, चेहरे में बहुत लोग लगाते हैं, तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये मत करिए। दही बेसिकली अगर देखा जाए तो ठंडा नहीं, दही गर्म ही होता है, ठीक है। उसका जो पोटेंसी होती है वो गर्म होती है, तो दही वगैरह मत खाइए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी डीप फ्राइड चीज़ें इग्नोर करिए, और टाइमली सोइए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आजकल यंग जनरेशन में लोग बहुत लेट नाइट तक जगते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न इसका है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। और मैं आपको कोई एक ऐसी चीज़ बता दूं जो आपको चेहरे पे लगाने से आपके एक्ने या पिंपल्स ठीक हो जाएंगे, तो आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू वर्क, ठीक है। बाकी उनका क्वेश्चन अभी तक क्लियर मैम नहीं हुआ है, तो आप चाहें तो अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, रचना जी का। ओके, यहाँ पर मैं दोनों तरीकों से आपको चीजें बताती हूँ। जैसे इन्होंने पूछा है कि कफ को कैसे ठीक करें, मैनेज कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। तो एक पार्ट तो जो अभी वैद्य गौरव ने बताया था, पंचकर्म का प्रोसेस, जो कि वसंत ऋतु में कफ जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है, मतलब हमारे शरीर में वात पित्त कफ ये 3 दोष होते हैं। इनमें से जो कफ है वो अभी जो इस समय शीत ऋतु चल रही है, जो शिशिर चल रही है, इस समय जो कफ है ये संचित रूप में रहता है, इकट्ठा हुआ रहता है। और यही जो अगला सीजन हमारा आ रहा है वसंत, उसमें ये कफ बढ़ जाता है। तो अगर कफ जब वसंत में बढ़ जाता है तो एक हेल्थी पर्सन में, जैसे कोई भी पर्सन जिसमें कोई बीमारी ना हो, उनमें भी ये कफ बढ़ने की चांस ज्यादा होती है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, वसंत ऋतु में वमन करवाते हैं। वमन करने से क्या होता है, कफ दोष आपके शरीर में रहता जरूर है, लेकिन वो एक हेल्थी स्टेट में रहता है। जो उसके अलावा खराब, जो दूषित, जो टॉक्सिक, जो बैड कफ है, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम शोधन कहते हैं। शोधन मतलब प्योरिफिकेशन हो जाता है कफ का। तो ये तो एक हेल्थी पर्सन में है। अगर आपको कोई ऐसी डिजीज कंडीशन है जो जिसके बारे में आप पूछना चाह रही हैं शायद, कि कफ से रिलेटेड, जिसमें कफ का प्रीडोमिनेंस है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो वसंत ऋतु में ही कराया जाए। जिस समय भी आप वैद्य के पास जाएंगे, अगर उस समय आपकी बॉडी फिट है इस चीज के लिए कि आप पंचकर्म वमन कराने के लिए आइडियल है वो कंडीशन, तो वमन उस समय भी कराया जा सकता है जिस समय आप गए हैं, चाहे वो ऋतु दूसरी क्यों ना हो वसंत के अलावा। जैसे अभी की ऋतु चल रही है, इस समय हेल्थी पर्सन में वमन नहीं करवा रहे हैं, लेकिन जो अनहेल्थी लोग हैं उनमें वमन की अगर जरूरत है तो इस समय करवाया जा सकता है। तो बेसिकली वमन ही एक अच्छा तरीका है कफ को जो है उसको प्यूरिफाई करने का। अगर दोष जो है एक ज्यादा, बहुत ही ज्यादा अवस्था में है, तब हम पंचकर्म करते हैं। अगर थोड़ा बैलेंस्ड है, इम्बैलेंस है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं है, एक लेवल से नीचे है, वो हम उसे बोलते हैं बहुदोष और अल्प दोष। तो अल्प दोष की अवस्था में हम लोग सिर्फ मेडिसिन यूज करते हैं, उसमें पंचकर्म नहीं इंडिकेटेड होता है। तो फिर मेडिसिन दे के हम लोग उसका कफ को बैलेंस कर सकते हैं बॉडी में। तो सीजनल कफ होता है, आजकल कफिंग, उसका भी बता दीजिए, शायद हो सकता है। हाँ, तो जो कॉफिंग के बारे में जो हमें कंफ्यूजन है, आपके क्वेश्चन जो क्योंकि क्लियर नहीं है, तो कॉफिंग जो होती है सीजनल, जैसे अभी ठंडा मौसम है और आप बाहर निकल गए, स्वेटर अच्छे से नहीं पहना है, या कान में कॉटन नहीं लगाया हुआ है, या हो सकता है मफलर नहीं यूज किया, ठंड बाहर से लगी और उस एरिया में आपका कफ इकट्ठा हो गया। अब आप अगर देखेंगे तो पूरी बॉडी को, अगर पूरी एक सिंगल बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो जो अपर मोस्ट पार्ट है आपका, जो कि आपका चेस्ट से लेकर हेड तक का रीजन, वो पूरा कफ वहां पे सिचुएटेड होता है। मतलब इतना पार्ट आपका कफ का होता है। अब यहाँ पर कफ सिचुएटेड है, बाहर ठंड है इस मौसम में, कफ जो है वो ठंडी चीजों से बढ़ता भी है। तो अभी अगर ठंड आपको लग गई, वहां पे कफ बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वाइट कलर का एक डिस्चार्ज आने लगता है मुंह से, खांसी के साथ, कॉफिंग के साथ एक वाइट डिस्चार्ज आता है, वो कफ की वजह से हो सकता है। दूसरा, इस सीजन में वात का भी कभी कभी एग्रीवेशन होता है, जो कि ठंडी चीजों की वजह से ही होता है। ये दोनों चीजें आप समझ रहे हो अगर, तो ठंडी चीजों से ही होता है। मतलब वात भी एग्रीवेट ठंडे से हो रहा है और कफ भी ठंडे से, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको ड्राई कफ हो रहा है, अगर आपको कुछ निकल नहीं रहा है मुंह से, ऐसा जिसे हम एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं, वो अगर मुंह से नहीं बाहर आ रहा है, तो वो ड्राई कफ है, कुछ भी मुंह से नहीं निकल रहा है, सूखी खांसी।
तो वो जो है वो वात की वजह से हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा अगर आप घर में देखें तो आपके खाने में आप घी का यूज़ करिए, ऑयल में चीज़ें बनी हुई चीज़ें खाएं। देन तिल का जो तेल होता है उसको थोड़ा गुनगुना करके उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल के चेस्ट के ऊपर आप मसाज करें। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कॉफिंग अगर आपकी स्टार्ट हुई है तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। कॉफिंग अगर आपको लगता है कि कंडीशन ख़राब है, अब आपको नहीं मैनेज हो रहा है, तो उसको आप डिले ना करें प्रोसेस को, उसके लिए आप एक वैद्य को ही मिलें। लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं घर में कॉफिंग को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, आई थिंक हो गया अभी। और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो, क्योंकि जितने भी हमारे इनबॉक्स में क्वेश्चंस आए थे इतने दिनों, वो सारे हमने कलेक्ट किए, वो सारे मैक्सिमम हमने लेने की कोशिश की। कुछ क्वेश्चंस कॉमन भी थे तो हमने एक ही पार्ट में कवर किया शायद। कुछ चीज़ें अगर आपकी ऐसी रह गई हों जो आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके उसे भेज सकते हैं हमें। कुछ और सेकंड्स, कुछ मिनट्स हम रुकते हैं यहाँ पर। और बाकी इस सेशन में जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है उनका मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगी, जो आपने बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस पूछे, अपनी क्वेरीज ली और हम लोगों को ये एक मौका दिया कि हम यहाँ पर फेसबुक लाइव में आपको आपका ज्ञान वर्धन कर सकें। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। थोड़ी देर और रुक सकते हैं अगर कोई क्वेश्चंस हैं। करते हैं हम लोग। जो आज हम लोगों ने यहाँ पे सेशन लिया है, बेसिकली इसका कोई पर्टिकुलरली कोई बहुत बेनिफिट्स हमें है ऐसा, ये एक अवेयरनेस फैलाने के लिए किया गया है सभी लिए, ताकि लोगों को जान सके कि आयुर्वेद के थ्रू कौन कौन सी डिजीज मैनेज सकती हैं। काफी सारे लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे तो उनको हम लोग गाइड कर रहे हैं, तो वो लोग इसका जरूर फायदा उठाएं और आसपास का कोई भी वैद्य है उससे जरूर मिलके और अपनी डिजीज को ठीक करें। क्योंकि एक आयुर्वेद का ये बेनिफिट है कि हम लोग डिजीज के रूट कॉज तक जाते हैं, आपको पॉजिटिव फैक्टर्स बताते हैं आपकी डिजीज क्यों क्रिएट हुई है, तो इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। ठीक है, बाकी हम लोग कोशिश करेंगे फिर से कभी आप लोग क्वेश्चंस कलेक्ट करके फिर से जवाब दिए जाएं। और अभी आई थिंक सारे हो गए हैं तो फिर हम लोग आपको हम वाइंड अप करते हैं। आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन हियर। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड कीप ट्यून्ड फॉर more updates. Thank you. Namaste.